हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संपूर्ण भूगोल कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन है जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम जो है वो है जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में। अब देखिए यहाँ पे इसमें इसकी जो डेफिनेशन, जो इसकी व्याख्या की गई है, डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउ येसिंगन कस्बे के पास होती है। इसका जो उद्गम स्थल कहाँ पे है? ब्लैक फॉरेस्ट के पास दोनाउ येसिंगन कस्बे के पास इसका उद्गम है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अंत में काला सागर मिलती है। डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी की कुल लंबाई 2850 किलोमीटर है, जो 10 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। अब देखो यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी। और कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट दोनाउ येसिंगन कस्बे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? वो है यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहते हैं। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी तट पर शंघाई व वुहान शहर स्थित है। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखो यह है कि सभ्यता का पालना घर किस नदी को कहते हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग? यांगसी नदी को। किसको? सभ्यता का पालना घर कहते हैं यांगसी नदी को। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी। और उसके बाद शंघाई और वुहान शहर किस नदी के किनारे हैं? तो बताएंगे हम लोग यांगसी नदी के किनारे। किसके किनारे? शंघाई व वुहान शहर स्थित है यांगसी नदी के किनारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी का दूसरा नाम क्या है? जायरे। यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तब देखो यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। देखो यहाँ पे ये कांगो नदी का प्राचीन नाम क्या है? जायरे। क्या नाम था? जायरे नाम था उसका। और उसके बाद यह अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है। कहाँ की नदी है? अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है नील। कौन सी? सबसे लंबी नदी है नील। उसके बाद है कांगो नदी। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो है, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी या फिर जायरे नदी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ व्याख्या दी गई है। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान तथा कजाकिस्तान से लगती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण याद है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब पेपर में पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्या बताएंगे हम लोग? कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन सागर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सुपीरियर झील अमेरिका की तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बताएंगे हम लोग सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकाल झील रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील सबसे गहरी झील है और कहाँ पे है? रूस में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल है? पृथ्वी पर कितने परसेंट ताज़ा जल है? वह 0.3%। कितना है? 0.3%। सॉरी यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई, 0.3% कितना है? ताज़ा जल जो है वह 3%। कितना है? 3%। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पृथ्वी पर
कुल जल का लगभग 97% खारे जल के रूप में दोनों गोलार्धों में महासागरों में मौजूद है और केवल 3% ताज़ा जल उपलब्ध है। ताज़ा जल कितना है? 3% है। और खारा जल कितना है? 97%। और पृथ्वी पर कुल जल कितना है? वो 71%। कितना है? पृथ्वी पर कुल जल जो है 71% है। और लैंड एरिया कितना है? 29%। कितना? 29% जमीन है और 71% क्या है? पानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा झील। झील जो है सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? वह है नदी। क्या है? नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वह नेपाल और तिब्बत के बीच, किसके बीच? नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं वो होते हैं अवसादी चट्टानों में। कहाँ पे? खनिज निक्षेपित जो संचित होते हैं वो होते हैं अवसादी चट्टानों में। और पेट्रोलियम भी कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम जो मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है अवसादी चट्टानों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। कहाँ पे? अवसादी चट्टानों में खनिज जो है वो संचित होते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। कहाँ पे? अवसादी चट्टानों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मफोद पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। ब्रह्मफोद पर्वतों में निम्नतर जो खंड होते हैं उन्हें बोला जाता है हाफ्ट। क्या बोलते हैं उसे? हाफ्ट बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? यूरोप की उच्चतम पर्वत श्रृंखला में माउंट एल्ब्रुस जो स्थित है वो है रूस में। कहाँ पे? रूस में। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस रूस में स्थित है। एल्ब्रुस पर्वत एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। एल्ब्रुस पर्वत क्या है? निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो काकस क्षेत्र की काकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,642 मीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कौन है? एंडीज। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पर्वत श्रृंखला दिया गया है और इधर लंबाई दी गई है और कहाँ पे स्थित है वो भी दिया गया है। देखो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है और इसकी लंबाई कितना है? 7200 किलोमीटर। उसके बाद राकी पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है और इसकी लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। उसके बाद अगला है हिमालय कहाँ पे? एशिया में है और इसकी लंबाई कहाँ पे है? लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। उसके बाद महान डिवाइडिंग श्रृंखला कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी लंबाई है 3700 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांस अंटार्कटिका। ये कहाँ पे? अंटार्कटिका में है और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर। अगर पूछ ले जाए यहाँ पे ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो बताएंगे हम लोग हिमालय की। किसकी? हिमालय की। हिमालय की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है हिमालय की सबसे ज़्यादा उसी की ऊंचाई है। कितना है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो है सहारा। कौन सा है? सहारा। और कहाँ पे स्थित है? कौन से महाद्वीप में है? यह है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान स्थित है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तनामी ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 1,84,500 वर्ग किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास जो नुकीली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ आदि होती हैं। यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, देखो तनामी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ये तो मालूम चल गया। उसके बाद अगर पूछ ले जाए कि दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान कहाँ पे? ये भी कहाँ पे? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि नुकीली घास कहाँ पे पाई जाती है? जिसको स्पिनिफेक्स घास बोलते हैं। अगर पूछ ले जाए स्पिनिक घास
जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो क्या बताएंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और कहाँ पे, तनामी रेगिस्तान में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो नाइजीरिया देश है वह सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये क्या है, ये तीनों सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं और सहारा रेगिस्तान से जुड़े हुए हैं। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक तथा सूडान के उत्तर व एटला पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल से दुगने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार देखो यहाँ पे कहाँ का विस्तार इसका, माली में है, मारिटानिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र और मोरक्को देशों में है। अतः नाइजीरिया आंशिक व पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा। कौन सा है, सहारा। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ मरुस्थल दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है। कहाँ पे है वो, जैसे कि थार कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम भारत राजस्थान में है। गोबी कहाँ पे, मंगोलिया चीन में है। मोजाबे कहाँ पे, दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में है। उसके बाद नेक्स्ट है, कजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइलकुम रेगिस्तान जो है, कजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों जगहों पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिया गया है। कजाइलकुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान शीर दरिया तथा अमू दरिया नामक दो नदियों के दबाव के मध्य स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें बोला जाता है पर्णपाती। क्या बोलते हैं उन्हें, पर्णपाती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन है। विश्व में जो सबसे बड़े व घने वन पाए जाते हैं ब्राजील में। कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्राजील में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे विश्व का राजनीतिक भूगोल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम और जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट एग्ज़ाम होता है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, यूरोप में कितने देश हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। कितने देश हैं, 44 देश हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखो, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, अमेरिका में 23 एवं दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। यूरोप जो महाद्वीप है उसमें कितने देश हैं, तो बताएंगे 44 देश हैं। अब यहीं पे अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तब कितने बताएंगे, 48। कितने हैं, कितनी कंट्री है, 48 देश हैं। और उसके बाद अफ्रीका में पूछा जाए तो 54 है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं, तो किसमें से हैं सबसे ज़्यादा देश जो है, अफ्रीका महाद्वीप में। कितने हैं, 54, 54 देश हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे कम किस में है, तो क्या बताएंगे, दक्षिणी अमेरिका में। कितने हैं, 12 देश हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि जो है, अब जैसे पूछ लिया जाए यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग, 12 देश हैं। अमेरिका में 23 देश हैं। ये क्या करना है, ये पॉइंट सारे याद करना है। एक बार फिर से देख लीजिए। देखो यूरोप में कितने हैं, 44 देश हैं। उसके बाद अफ्रीका में 54, 54 देश हैं। एशिया में 48 हैं, अमेरिका में 23 हैं और दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं, 12 देश हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, निम्न के देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस जो है उसकी सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, जबकि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनकी सबकी सीमा जो है अफगानिस्तान से मिलती है। देखो यहाँ पे यूपी लोअर में पूछा गया है, उसके बाद बीईओ में पूछा गया है, और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर की सही स्थिति का क्रम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, फिर उसके बाद है नाइजीरिया, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ पे देखो पहले सबसे पहला दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद है
तंजानिया, फिर है नाइजीरिया है और फिर है अल्जीरिया। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, BC AD। ये क्वेश्चन तो बहुत है, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फंसाने के लिए होते हैं पेपर में, तो क्या है उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे है ये बहुत ही मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको चलो हमने करवा दिया है। अब है इसमें से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और कितनी सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी है, अफगानिस्तान की है, 106 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है भारत, तो बताएंगे अफगानिस्तान के साथ। और पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे चैप्टर 3 है हमारा जलवायु तथा मौसम। अब क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब क्या पाया जाता है, यहाँ पे क्या फिल करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है भारतीय उपमहाद्वीप में और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसका हो जाएगा आंसर जल चक्र। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आंसर दिया है पहले से, लेकिन ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हम लोग पहले एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा हम लोग एक पार्ट लाएंगे जिसमें से क्या है, उसमें से आंसर नीचे नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो पॉइंट है, तो पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए जो पूछे गए UP SSC पेट में। और यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, पृथ्वी पर जल वितरण निम्न रूप में होता है। पृथ्वी में जो जल वितरण होता है कौन कौन से रूप में होता है, धरातलीय होता है, वायुमंडलीय होता है, समुद्री होता है और भूगर्भिक होता है। तो यहाँ पे जो पेट के जो क्वेश्चन पूछे गए UP SSC में वो भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, और उसके साथ जो नए क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए विकल्पों में जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। अब बताना इसमें से कौन सा इसमें से गलत कथन है। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है, इसमें से गलत दिया गया है। और जो बाकी ऑप्शन है ये सारे सही हैं, A, C, D वाले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका अमेजॉन बेसिन में। कहाँ पे होती है, अमेजॉन बेसिन में। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, तो क्या बताएंगे हम लोग, 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता जलवायु को जानने के लिए, जबकि वर्षा और वायु की गति और आर्द्रता, इन तीनों चीज़ों क्या होता है, इसमें से योगदान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा टाइम जोन और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां समांतर दक्षिण। क्या कहा जाएगा, यहाँ पे फिल करेंगे 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्दी विश्व रात दिन बराबर 2019 में को था। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। कब था, 23 सितंबर को। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, विश्व वर्ष का वह समय है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय ऊर्ध्वाधर होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश व ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान हो जाती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। इसे क्रमशः वसंत विषु एवं शरद विषु कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया गया था, क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि सर्दी विषु रात दिन बराबर 2019 में कब था, मतलब अब यहाँ पे सन से कुछ मतलब नहीं है। जब सर्दी विषु पूछा जाएगा तो हमेशा वही डेट को होगा, कब होगा, 23 सितंबर को सर्दी विषु होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है। कौन सी स्थिति, जब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं, यह स्थिति वर्ष में दो बार आती है। कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे क्रमशः वसंत विषु और
शरद विषु कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा गया था शरद विषु, तो शरद विषु कब होता है? 23 सितंबर को होता है। अब यहीं पे पूछ लिया जाए कि वसंत विषु कब होता है, तो क्या बताएंगे हम लोग? 21 मार्च को होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे। कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो इसका उपयोग मानक समय के रूप में किया जाता है। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1 सितंबर 1947 को जो है भारत का मानक समय अपनाया गया। उसके बाद भारतीय मानक समय 82.5 इलाहाबाद डिग्री जो है इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जो 82 डिग्री और 82 से 1/2 है डिग्री जो इलाहाबाद से के प्रयागराज के पास जो नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय जीएमटी से आगे पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से शहर के पास स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ पे स्थित है? लंदन के पास में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और सऊदी अरब से। कहाँ से? भारत और सऊदी अरब से। और देखो पेपर एक क्वेश्चन भारत में बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देखो पूरी दुनिया में कौन कौन से, जैसे कर्क रेखा देखो एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ से गुजरती है? एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, भारत, संयुक्त राज्य अमीरात, म्यांमार, ओमान, चीन, बांग्लादेश एवं ताइवान से गुजरती है। अब देखो यहाँ पे ये जो देश दिए गए ये ना याद रहे तो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ लिया जाता है फंसाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अभी कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। तो क्या है? ये जो 8 राज्य है इन्हीं से होकर भारत में जो कर्क रेखा होकर इनसे गुजरती है। ये सारे 8 के 8 राज्य याद करना है, क्योंकि बहुत बार पेपर में क्वेश्चन 3 दे देगा ऑप्शन, उसमें से एक दूसरा देगा, फिर पूछेगा इनमें से किससे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कहाँ पे है? कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश डिग्री जो है दर्शाता है 111 किलोमीटर को। कितना? 111 किलोमीटर को। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। देखो यहाँ पे देखो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जब पूछा जाता है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? 0 डिग्री अक्षांश को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश निर्मित होते हैं। इस प्रकार अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। ये पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। उसके बाद अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दिन रात कहाँ बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। कहाँ पे? वही जो 0 डिग्री हमने बताया अभी ना, 0 डिग्री, वहीं पे क्या होता है? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 घंटे में समय अंतर में देशांतरी दूरी होगी। देशांतरी दूरी कितना होगी? 15 डिग्री। कितनी? 15 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? समय क्षेत्र की कुल संख्या है 24। कितनी है? 24 है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, मतलब टाइम जोन में कितने टाइम जोन है? 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अब इनमें से देखो टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है, यह इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। यहाँ पे देखो दे दिया गया 82.5। अब यहाँ पे अगर 82 सही 1/2 दिया जाए तो इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। जो प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में कितने हैं? 12 हैं।
तथा रूस में कितने हैं? 11। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे हम लोग? फ्रांस में, और कितने हैं? 12 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, देशांतरण की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल लेता है, तो इसका कौन क्या बदल लेता है? तो यहाँ पे क्या फिल करना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों को। तो देशांतरण प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों की आबादी को संख्या विस्तार और संयोजन को बदल लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। दक्षिण एशिया में जहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग पाए जाते हैं, वृद्ध जनसंख्या जहाँ पे है, तो युवाओं की संख्या क्या है? कम है वहाँ पे। तो इसमें से जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका। कौन सा देश है जहाँ पे वृद्ध लोगों की क्या है? जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो कौन सा देश है? वो है श्रीलंका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है, मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब अवरोही मतलब क्या होता है? पहले ज़्यादा वाला फिर कम वाला, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है हमें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा देखो हो जाएगा भारत की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ की है? भारत की है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये करंट के हिसाब से पूछा गया था, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, ये छोड़ दो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन है? उत्तरी अमेरिका। अब देखो ये भी क्वेश्चन क्या है? करंट का है, इसे भी छोड़ देते हैं, उसके बाद इसे छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन जो है करंट का है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पे, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, वो हो जाएगा आंसर हमारा सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। और ये वर्ल्ड जियोग्राफी के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय भूगोल का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे, और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? जो बारालाचा दर्रा है वो किसको किसको जोड़ता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ पे है? असम में। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली शब्द जो है माजुली से लिया गया है, जिसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली द्वीप वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है। किसका है? वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है, और कहाँ पे है? असम में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? वो हो जाएगा दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा से। किससे संबंधित है? गंगा से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। गंडक नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कहाँ निकलती है? नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में जो धौलागिरी स्थान है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसमें भारत में इसका विस्तार क्षेत्र 445 किलोमीटर और नेपाल में 185 किलोमीटर है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है तथा हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। आज देखो यहाँ पे इससे कितने पॉइंट बनेंगे, एक दो पॉइंट देखो ये बन जाएगा कि ये कहाँ से निकलती है, तो क्या बताएंगे हम लोग? धौलागिरी से। कहाँ पे? तिब्बत में जो धौलागिरी स्थान है वहीं से निकलती है। और उसके बाद गंडक नदी जो है इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में बोला जाता है इसको गंडकी और नारायणी नदी। और जो है भारत में कहाँ कहाँ पे बहती है? तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो है
गंडक नदी कहाँ पे मिलती है? गंगा में। तो गंगा पे कहाँ पे मिलती है? पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनाती है। अब देखो जो बिहार का पेपर होता है उसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बिहार से कि जो है उत्तरी बिहार किस लिए फेमस है? तो उत्तरी बिहार जो फेमस है वह है बाढ़ के लिए। किसके लिए? बाढ़ के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और किस किस नदी के कारण? जो कोसी नदी है इसी के कारण। और एक क्वेश्चन ये और बनता है यहाँ से, मार्ग बदलने के लिए, मार्ग बदलने के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस नदी है। उस पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो क्या बताएंगे हम लोग? कोसी नदी। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, इधर बांध दिया गया है, इधर नदी दी गई। अब हमें बताना है कि कौन सा बांध किस नदी में है। अब देखो पहला जो हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ये कहाँ पे? ये हमारा है रिहन नदी पे। कहाँ पे है? रिहन नदी में। उसके बाद परीक्षा बांध जो हमारा है, परीक्षा बांध है बेतवा नदी पे। कहाँ पे है? बेतवा नदी में। उसके बाद जो गोविंद सागर बांध हमारा है, गोविंद सागर बांध हमारा है शहजाद नदी पे। कहाँ पे है? शहजाद नदी पे। और जो जामनी बांध है वो कहाँ पे है? वो है जामनी नदी पे। तो इसका जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ए नंबर वाला जो ऑप्शन हमारा क्या है? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे? रिहन नदी में। परीक्षा बांध बेतवा नदी में। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी में। जामनी बांध जामनी नदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है, इनका दोनों का जब संगम होता है तब बोला जाता है उसको गंगा बोला जाता है। और ये कहाँ निकलती है? देवप्रयाग में। गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी का संगम होता है। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट ये बन जाएगा कि जैसे भागीरथी नदी कहाँ निकलती है, तो क्या बताएंगे हम लोग? गंगोत्री से। उसके बाद पूछ लिया जाए कि जो है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी कहाँ निकलती है? वो निकलती है सतोपथ हिमानी से। कहाँ से? सतोपथ हिमानी से। और देवप्रयाग में इनका क्या होता है? दोनों का संगम हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है मतलब इसी में, कि रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी और अलकनंदा। कौन कौन सी? मंदाकिनी और अलकनंदा। उसके बाद कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में देखो पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है। उसके बाद विष्णुप्रयाग में पौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। और देवप्रयाग में किसका किसका होता है? भागीरथी और अलकनंदा का। फिर उसको वही जो उनका जो संयुक्त धारा है उसे बोला जाता है गंगा बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक जिले से। कहाँ निकलती है? नासिक जिले से निकलती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो नासिक जिले पे एक स्थान है त्र्यंबक, वहीं से निकलती है। उसके बाद यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई पेपर में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? वो है गोदावरी नदी। उसके बाद देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण भारत की गंगा वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रवरा, इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता आदि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पोलावरम सिंचाई परियोजना और उसके बाद श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और कहाँ निकलती है? त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। और पोलावरम सिंचाई परियोजना और श्री राम सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी में स्थित है। और इसके जो है ये जो सहायक नदियाँ हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जिसमें जो मंजरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या
नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे बोला जाता है नेपाल हिमालय। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि जैसे जो सिंधु से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय किसके किसके बीच में स्थित है, तो क्या बताएंगे हम लोग, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। उसके बाद जो सतलज से काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, वह कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय। कौन सा है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय। उसके बाद कुछ पॉइंट देखो और दिए गए हैं कि पश्चिम में कुमाऊं हिमालय तथा पूर्व में असम हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों हिमालय में सबसे बड़ा है। कौन सा हिमालय सबसे बड़ा है, नेपाल हिमालय चारों हिमालय में सबसे बड़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अब इसमें बताना है कौन सी नदी जो है वो हिमालय से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। ये दोनों नदियां कहाँ निकलती हैं, हिमालय से निकलती है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी खंभात की खाड़ी, कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयना नदी जो है खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। जबकि माही नदी और साबरमती और तापी नदी ये तीनों कहाँ पे मिलती हैं, ये खंभात की खाड़ी मिलती है। और खंभात की खाड़ी कहाँ पे है, वो है गुजरात में। खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है और ये सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, वही खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई है जो खंभात की खाड़ी मिलती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ये सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, ये सारी नदियाँ खंभात की खाड़ी मिलती हैं। उसके बाद कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। और कोयना किसकी सहायक नदी है, वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापी नदी। कौन सी नदी, तापी नदी। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है, नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और जो तापी नदी कौन सी है, तापी नदी सेकंड नंबर पे है। और देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर ब्रह्म घाटी से होकर हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में जा गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, अनेद, मोरना आदि नदियाँ आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेनार नदी। कौन सी नदी, पेनार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ नदी दिया गया है और उनके उद्गम स्थान। कावेरी कहाँ निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो है वहीं से निकलती है। उसके बाद वैगई नदी निकलती है वर्षानद पहाड़ी से, और कहाँ पे है, यह है तमिलनाडु में। उसके बाद कृष्णा नदी, कृष्णा कहाँ निकलती है, महाबलेश्वर से। कहाँ से, महाबलेश्वर से। और ब्राह्मणी निकलती है दुधवा पहाड़ी से, छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से, दुधवा पहाड़ी पे, छोटा नागपुर पठार पे जो स्थित है दुधवा पहाड़ी, वहीं निकलती है ब्राह्मणी नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी मिलती है। सोन नदी किससे मिलती है, सोन नदी मिलती है गंगा से। और जो यहाँ पे के नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, ये तीनों किससे मिलती हैं, ये तीनों नदियाँ यमुना से मिलती हैं। उसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि सोन अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक। कहाँ से, अमरकंटक से। और कहाँ पे मिलती है, ये गंगा से मिलती है। और कहाँ पे, पटना में, पटना के समीप यह गंगा से मिल जाती है। और सोन की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सोन की सहायक नदियाँ रिहंद और कुनहड़ हैं। उसके बाद देखो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, काबनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां कावेरी की, किसकी हैं, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं कामनी, हेमवती, अमरावती और
कामनी, हेमवती और अमरावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। और कावेरी कहाँ निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में निकलती है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? वह है कर्नाटका में। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र तमिलनाडु में। कहाँ पे है? सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र तमिलनाडु में। इसकी सहायक नदियाँ हेमवती, काबनी, अमरावती, सिम्फा, लोकपावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भावनी। और यह नदी शिवसमुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? यह है कावेरी नदी पे। किसमें है? कावेरी नदी पर। और इसका क्वेश्चन एक और है कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है, कावेरी को। अगर पूछ ले जाए वहीं दक्षिण भारत की गंगा, तब हो जाएगा गोदावरी। और दक्षिण की गंगा तब बताएंगे हम लोग कावेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उद्गम भारत में नहीं है वह कदी नदी कौन सी है? तो वह है सतलज नदी। और जबकि चिनाब, व्यास, रावी ये क्या है? ये तीनों भारत से निकलती हैं, जबकि सतलज नदी जो है तिब्बत से निकलती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल तिब्बत से। और कहीं कहीं पे राक्षस ताल लिखा है, कहीं कहीं पे राक्षस ताल लिखा है। तो जो सतलज का उद्गम स्थान कहाँ पे है? मानसरोवर तिब्बत से। उसके बाद उत्तर भारत में बहने वाली फदा-नीरा नदी है। उत्तर भारत में बहने वाली फदा-नीरा नदी है। और उसके बाद इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। पंजाब में जो 5 नदियाँ बहती हैं, जिसकी वजह से 5 नदियों के बहने की वजह से उसका नाम पड़ गया पंजाब, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो किसकी है? वो है सतलज नदी की। उसके बाद भाखड़ा नामक स्थान पर सतलज पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे बनाया गया है? तो क्या बताएंगे हम लोग? सतलज नदी पर। किसमें? सतलज नदी पर। उसके बाद और एक पॉइंट दिया गया है कि बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। अगर पूछ लिया जाए गोविंद सागर जलाशय कौन सी नदी पे है, तो क्या बताएंगे हम लोग? सतलज नदी पे। या फिर पूछ लिया जाए भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है, तो भी बताएंगे सतलज नदी में। उसके बाद व्यास नदी। अब व्यास नदी देखो, हरके बैराज में व्यास नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। व्यास नदी से कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चिनाब नदी। चिनाब नदी या फिर इसे बोलते हैं चंद्रभागा नदी। चंद्र एवं भागा नामक 2 सरिताओं से मिलकर बनी है। उद्गम बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ निकलती है? बारालाचा दर्रा से निकलती है। और कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसके जो निकलने वाले जो बारालाचा जो दर्रा पे निकलती है, जिसके 2 स्थान हैं, जो चंद्र एवं भागा जिसे बोलते हैं, उसके नाम से ही पड़ गया इसका नाम चंद्रभागा। उसके बाद रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कहाँ निकलती है? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है दामोदर को। किसको? दामोदर को। अब देखो अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का फोक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल का फोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। और वहीं पे बिहार का फोक कहते हैं कोसी नदी को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से, दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ, दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बराकर, बोकारो, कसार तथा जमुनिया इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। उसके बाद कुछ पॉइंट देखो यहाँ पे दिए गए हैं, यह अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। जवाई, सुकरी एवं जेजड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? सागरमती के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और निकलती कहाँ से है? नाग पहाड़ी से निकलती है। और जवाई और सुकरी और जोजड़ी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना सरस्वती। किसका है? गंगा यमुना सरस्वती का। उसके बाद
अगला क्वेश्चन हमारा है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयांगडुंग ग्लेशियर से में शुरू होता है, जहाँ से तांगसपो और दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। बताना इसमें नदी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र। इसकी भारत में लंबाई कितनी है? देखो इसके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। भारत में लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर। उसके बाद कहाँ निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये कहाँ पे है? यह है तिब्बत में। और इसे सांगबुक नाम से भी जाना जाता है और दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे दिहांग के नाम से इसे जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मानस, धनसिरी, कामेंग, सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है, और तीस्ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस नदी का समागम अरब सागर में है? किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा का। किसका? नर्मदा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये पश्चिम की ओर नहीं प्रवाहित होती है, जबकि नर्मदा, लूनी और साबरमती ये तीनों नदियाँ क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। उसके बाद और एक पॉइंट देखो यहाँ पे दिया गया है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर के पास से पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व बहती बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और प्रथम कौन सी है? प्रथम है गोदावरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों जो है मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत की जो नदियां कैसा अपवाह तंत्र बनाती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कहाँ निकलती है? नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक, स्थित है? अब हमें बताना है कि जो कल्लनई बांध के नाम से जाना जाता है बांध है कौन सा? ग्रैंड एनीकट। वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तिरुचिरापल्ली। कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में है। उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद। जय हिंद। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय भूगोल का चैप्टर जो हमारा है भूजल संसाधन, पहला चैप्टर में उसी में पार्ट करके दिया गया है इसमें से। तो उसमें से जो पार्ट हमारा भूजल संसाधन उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, किस नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। कौन सी नदी में किया गया है पंचेत बांध का निर्माण? पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है दामोदर नदी पे। और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। अब देखो पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पोंग बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो क्या बताएंगे हम लोग? ब्यास नदी पर। और किस राज्य में है ये? यह है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे देखो, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर व्यास नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। यह बांध 1975 में बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया है? नागार्जुन सागर जो है वो बना है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। देखो पेड में 2021 में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद कुछ देखो यहाँ पे बांध दिए गए हैं और यहाँ पे नदी दिया गया है। नागार्जुन सागर कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। उसके बाद पोलावरम सिंचाई परियोजना, यह है गोदावरी नदी में। और उसके बाद रामगंगा परियोजना, यह है
रामगंगा नदी पर। उसके बाद शिवा समुद्रम परियोजना, शिवा समुद्रम परियोजना है कावेरी नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना है चिनाब नदी पर। कहाँ पे है? चिनाब नदी पर। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नदी घाटी परियोजना और यहाँ पे संबंधित नदी दी गई है। अब यहाँ पे देखो ब्यास परियोजना कहाँ पे है? ब्यास परियोजना ब्यास नदी में है। उसके बाद रंजीत सागर बांध बनाया है रावी नदी पर। और उसके बाद सलाल बिजली परियोजना ये चिनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पे। उसके बाद दुलहस्ती परियोजना यह चिनाब नदी पर। और बागल-हिहार परियोजना ये कहाँ पे है? चिनाब नदी पर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये सब याद करना है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उकाई बांध भारत के किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। उकाई बांध कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे उकाई कहाँ पे? उकाई किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? ताप्ती नदी पर। उसके बाद उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा बांध तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा बांध है। और किस नदी पर है? ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि जो है ग्रैंड एनीकट बांध किसका नाम है? वो नाम है कल्लनई बांध का। किसका? कल्लनई बांध का। और ये स्थित है तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध बना हुआ है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। और कहाँ पे बना है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यह टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अब देखो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे हम लोग? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है भाखड़ा बांध। और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद एक पॉइंट और देखो यहाँ पे है कि भाखड़ा नागल बांध भूकंपी क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम लोग? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। और कहाँ पे स्थित है? ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर इसका निर्माण किया गया है। देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो क्या बताएंगे हम लोग? महानदी पर। कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। और कहाँ पे? संबलपुर जिले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश और महबूबनगर तेलंगाना जिलों के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। इस परियोजना को 1960 में शुरू किया गया था। अब देखो यहाँ पे इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे कि ये जो श्रीशैलम बांध कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर पेपर में आंध्र प्रदेश आ जाए तो आंध्र प्रदेश सही करेंगे, तेलंगाना आ जाए तो तेलंगाना सही करेंगे, या फिर दोनों अगर मिल जाए ऑप्शन में तो दोनों को सही करेंगे। उसके बाद कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे। उसके बाद देखो पैठन जल विद्युत परियोजना या फिर जायकवाड़ी परियोजना, इसे बोला जाता है जायकवाड़ी परियोजना, महाराष्ट्र में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है। इसे गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसे बनाया गया है गोदावरी नदी पर। अगर पेपर में आ जाए कि जायकवाड़ी परियोजना, और पूछा भी जाता है बहुत बार कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो क्या बताएंगे हम लोग? गोदावरी नदी पर। और इसी का दूसरा नाम है पैठन जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? गोदावरी नदी पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध बनाया गया है रावी नदी पर। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। और कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में और रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा बांध? महाराष्ट्र में। उसके बाद
महाराष्ट्र के बाद फिर है मध्य प्रदेश और फिर गुजरात, दूसरे व तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है और गुजरात है तीसरे पे, और नंबर 1 में है महाराष्ट्र। यहाँ पे 1800 से ज़्यादा बांध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य गंडक सिंचाई परियोजना जो है बनाई गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है। अब यहाँ पे देखो, कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी कितना रिजर्व से आता है? घरेलू पानी का जो है 80% भूजल रिजर्व से आता है। उसके बाद अगला यहाँ पे पार्ट दिया गया है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद और दर्रों के बारे में। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुंद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिकमंगलुरु जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। जो कुंद्रमेखु है वो किसके आकार का है? वो घोड़ा के आकार का है। और कहाँ पे स्थित है? चिकमंगलुरु जिले में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। और ये जो चोटी है किसके आकार की है? यह है घोड़े के आकार की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है यहाँ पे कि कुंद्रमेखु शब्द का अर्थ ही है घोड़े का मुख का होता है। क्या होता है? कुंद्रमेखु का मतलब ही होता है घोड़े का मुख। और जो कुंद्रमेखु पहाड़ी है यह घोड़े के आकार की पहाड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनामला या फिर अनामलाई। इसे बोला जाता है हाथी पर्वत के नाम से बोला जाता है इसको। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट देखो दिए गए हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु केरल राज्यों की सीमा पर स्थित अन्नामला पर्वत को हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिणी विस्तार है जो कि 3 पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ पे दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ विस्तार है। अब देखो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि यह जो है अन्नामलाई पहाड़ियाँ कितने पहाड़ियों से निर्मित है? या 3 पहाड़ियों से निर्मित है। यहाँ पे दक्षिण की ओर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? इलायची पहाड़ियाँ, या फिर पेपर में आते हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम मतलब इलायची होता है, इसका मतलब कार्डमम की पहाड़ियाँ या फिर इलायची की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, देखो यहाँ पे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है। कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है, इसी पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर? अन्नामलाई पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर? वो है कंचनजंगा, या फिर इसे ही K2 बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो इसके बारे में कुछ बताया गया है। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई, सॉरी यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे जो हम कंचनजंगा K2 को बोल रहे हैं, ये K2 को नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है गाडविन ऑस्टिन को। किसको बोला जाता है? गाडविन ऑस्टिन को बोला जाता है। किसको? गाडविन ऑस्टिन को K2 बोला जाता है, कंचनजंगा को नहीं बोला जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कंचनजंगा नाम तिब्बती शब्द कंचन और दोंगा से लिया गया है, जिसका अनुवाद इस क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पर्वतों के कारण द ग्रेट ट्रेफर ऑफ द ग्रेट स्नोज से है। इसके बाद देखो यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण पर्वतों के कारण इसका जो अनुवाद है द ग्रेट ट्रेफर ऑफ द ग्रेट स्नोज से है। और यह नाम कंचनजंगा नाम किससे पड़ा है? तिब्बती नाम से पड़ा है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब बताएंगे हम लोग K2, या फिर उसे बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है कंचनजंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर जो है गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे जो प्राचीन पर्वतों की श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली। कौन सी है? अरावली। देखो अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसका जो पश्चिमी भाग है उसे क्या बोलते हैं? मारवाड़, और पूर्वी भाग क्या बोलते हैं? पूर्वी भाग को बोलते हैं मेवाड़। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर में मिलती है, जबकि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडा बेटा में मिलती है। अब देखो यहाँ पे तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को
सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितने किलोमीटर में? 1600 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। महाबलेश्वर, कालसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं और उसकी जो चौड़ाई है वो है 1200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? चौड़ाई है 1200 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है। पश्चिमी घाट का जो उच्चतम शिखर है वो है अनाईमुड़ी। कौन सा है? अनाईमुड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला में। किसमें? काराकोरम श्रृंखला में स्थित है, जो हमारी है गार्डविन ऑस्टिन चोटी। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ये संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसका नामकरण हेनरी हैवर्सम गार्डविन ऑस्टिन के नाम पर हुआ। इसको स्थानीय लोग दापसंग कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जो गार्डविन ऑस्टिन है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसे किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? दापसंग नाम से। किस नाम से? दापसंग नाम से। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा, पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं कौन से राज्य? पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं वह केरल और तमिलनाडु। कौन कौन से? केरल और तमिलनाडु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें देखो जोजिला और बुर्जिला जम्मू कश्मीर में, ये क्या है? ये सही है। जोजिला और बुर्जिला दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बारालापचा और शिपकिला उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखो जो जोजिला और बुर्जिला दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में, ये क्या है? ये सही है। उसके बाद बारालाचा और शिपकिला ये दिए गए उत्तर प्रदेश, ये क्या है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। उसके बाद थांगला, नीति दर्रा और लिपलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये क्या है? ये भी गलत दिया गया है। और उसके बाद नाथुला जलेपला ये सिक्किम में, ये क्या है? ये भी सही है। तो इसमें से जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? गलत दिया गया है। तो इसमें देखो यहाँ पे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से जो सही नहीं है, तो जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन कौन से दर्रे कहाँ पे हैं। तो जैसे जोजिला बुर्जिला कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बारालाचम शिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद नीति, माना, लिपलेख ये है उत्तराखंड में। उसके बाद नाथुला जलेपला ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। और थांगला कहाँ पे? थांगला है लद्दाख में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दे गए यहाँ पे, और एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। कौन सा है? अनाईमुड़ी जो है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल पर्वतमाला जो है लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। उसके बाद लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग एवं सोनमर्ग। अब यहाँ पे देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो है गुलमर्ग एवं सोनमर्ग के जो घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और लघु हिमालय में पाए जाते हैं। कौन सी हिमालय में? लघु हिमालय में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि उत्तराखंड में घासों को बुग्याल एवं पयाल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में घासों को बुग्याल एवं पयाल के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय महान हिमालय पर स्थित पर्यटन स्थल शिमला, मनाली, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे लघु हिमालय को ही महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो जैसे कि पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मनाली, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सारे लघु हिमालय में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी के क्षेत्र जिसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप में जो है काली मिट्टी का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं।
दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। किस में हुआ था? क्रिटेशियस कल्प में हुआ था, मेसोजोइक महाकल्प के। उसके बाद विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा वृहद उद्गार हुआ है एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसे आच्छादित हो गया है। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्यों में है। लावा बेसाल्ट के अपक्षय से काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? देखो, लावा बेसाल्ट से काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। लावा जो है बेसाल्ट के अपक्षय से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? अब इसमें बताना है कि इसमें से जो पर्वत शिखर दिए गए हैं चारों, इसमें से महान हिमालय का भाग कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट नाग टिब्बा जो है वह महान हिमालय का भाग नहीं है, जबकि माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी और माउंट कंचनजंगा जो ये तीनों हैं ये महान हिमालय के भाग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। कौन सी? माउंट केटू। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे जो जानते हैं हम लोग गार्डविन ऑस्टिन के नाम से। किसके नाम से? गार्डविन ऑस्टिन के नाम से। उसके बाद देखो एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कौन सी है? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे देखो भारत में स्थित का मतलब क्या है कि जो दूसरे देशों के साथ कोई भी बाउंड्री नहीं बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? पोनमुड़ी स्थित है तिरुवनंतपुरम के पास। किसके पास? तिरुवनंतपुरम। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यह अरब सागर के किनारे स्थित है, यहाँ का मौसम साल भर सुहाना रहता है और यहाँ बनी हरियाली वाले वनों में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह क्षेत्र चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है। अगर पूछ लिया जाए कि पोनमुड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है तो बताएंगे हम लोग चाय के बागानों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? उसका आंसर हो जाएगा अराकू। अराकू जो है हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है, जबकि करेवास, काठमांडू, भागीरथी ये सारी जो घाटियाँ हैं वो हिमालय पर्वत में स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलांग चोटी। कौन सी चोटी है? शिलांग चोटी। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय पठार के ही भाग हैं, जबकि मिकिर पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों में एक समूह है जो कार्बी आंगलांग पठार का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दम्बुचको है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है मेघालय में। कहाँ पे पाई जाती हैं? मेघालय में। उसके बाद मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? मिकिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं असम में। उसके बाद काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो असम में पाया जाता है। और किसके लिए फेमस है? ये फेमस है एक सींग वाले गेंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडों के लिए काजीरंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में जो स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल की भी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर स्थित है। यह चोटी 2695 मीटर 841 फीट ऊंची है। अनाईमुड़ी चोटी के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ जो इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि अनाईमुड़ी चोटी के दक्षिण भाग में कौन सी हैं तो है कार्डमम की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कार्डमम की पहाड़ियाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। इनमें से बताना है किसकी सबसे ऊंचाई जो है कम है, तो वो है मुकुट पर्वत। मुकुट पर्वत किनमें से सबसे ऊंचाई कम है, जबकि सबसे अधिक है कंचनजंगा की, फिर उसके बाद है नंदा देवी, फिर कामेट और फिर उसके बाद मुकुट पर्वत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच स्थित है। कहाँ से? भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? इसमें से सबसे अधिक हो जाएगा ऊटी। ऊटी की ऊंचाई जो है सबसे अधिक है इसमें से। इसके बाद देखो ऊटी की है 2240
मीटर। उसके बाद शिमला की है 2206 मीटर, दार्जिलिंग की है 2045 मीटर और डलहौजी की है 1970 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैडल पीक। कौन सी चोटी? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट देखे, जैसे उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी सैडल पीक है, माउंट देवमाली ओडिशा के कोरापुट जिले में, कारो चोटी हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में तथा बेटलिंगचिक नामक चोटी त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माउंट देवमाली चोटी कहाँ पे, क्या बताएंगे, ओडिशा में है। उसके बाद कारो कहाँ पे है, कारो चोटी हरियाणा में है। उसके बाद जो है बेटलिंगचिक कहाँ पे है, यह है त्रिपुरा में। कहाँ पे है? त्रिपुरा में। और इस पार्ट के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय भूगोल का चैप्टर 1 का जो हमारा पार्ट है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। खास करके पूरी सीरीज जो है पेट एग्ज़ाम के लिए चलाई जा रही है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्न किन में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल में। कहाँ पे? थार मरुस्थल में। दिन और रात में जो तापमान होता है इसमें से बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि दिन और रात के तापमान में यहाँ पे जो है जो बालू पाई जाती है यहाँ पे मरुस्थल में ज़्यादातर जो है रेता, जो रेत पाई जाती है, तो इसमें से एक क्वालिटी होती है जैसे कि इसमें धूप की जब रोशनी पड़ती है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जहाँ सूरज डूबा तो जो बालू है वो बहुत जल्दी ठंड हो जाती है। इसकी वजह से दिन और रात में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ताप का जो है डिफरेंट बहुत, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा तापमान होगा और जो रात में है तो बहुत कम तापमान होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? अब यहाँ बताना जो क्षार रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है कच्छ गुजरात में। कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, गुजरात भारत में स्थित कच्छकरण एक विशाल क्षार युक्त दलदली वीरान क्षेत्र है। कैसा है? क्षार युक्त दलदली वीरान क्षेत्र है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पत्ति होने वाले कुल नमक का 1/3 भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कच्छ रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एक है। यह लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखो यहाँ पे कच्छ रण कहाँ पे है? गुजरात में है। और कैसा है? क्षार युक्त दलदली वीरान क्षेत्र है। और ये भी पूछा जाता है कि नमक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो नमक में अग्रणी राज्य जो है वह गुजरात, नमक उत्पादन करने में कौन राज्य है? गुजरात। उसके बाद अगला पार्ट हमारा देखो यहाँ पे दिया गया है वन के बारे में हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे कि सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। अभी बताना किसकी जो है कौन से वनों की विशेषता है, इनमें से कौन से वनों में पेड़ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब होता है जो पेड़ वर्ष में अपने पत्ते एक बार गिराते हैं तो वो बोले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पर्णपाती वन। तो ये सारे जो पेड़ होते हैं, ये सारे पेड़ अपनी पत्तियां जो है एक बार गिराते हैं। और कैसे वनों के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में से किस प्रकार के वन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कंटक वन। क्योंकि जो राजस्थान वगैरह के एरिया जो है वहाँ पे क्या बारिश की कमी होती है, तो वहाँ पे कैक्टस और बबूल जैसे पेड़ ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सागौन के जंगल भारत के निम्न किन में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। पर्णपाती मतलब वही होता है जो अपने पत्तियां गिराते हैं, जो पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं उन्हें बोला जाता है पर्णपाती वन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे
पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन जो है वहाँ पे इतने ज़्यादा घने घने वन हैं, इतनी ज़्यादा मतलब वनों की मात्रा, जिसकी वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा की संज्ञा दी गई है, अमेजन जो वर्षावन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। कितना आता है? 25% आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिनफर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? बिनफर का जंगल जो है वो पाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पे पाया जाता है? बिनफर का जंगल पाया जाता है उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितने % है? तो ये क्वेश्चन देखो 2018 का था, तो ये क्वेश्चन तब दूसरा था, अब दूसरा, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो वर्तमान देखो डेटा दिया गया है, देखो प्रश्नकाल के दौरान भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र 21.54% था, और जो कि प्रेजेंट टाइम कितना है, वर्तमान में भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र 21.71% था। कितना है वर्तमान में? भारत का वास्तविक वन क्षेत्र जो है 21.71% है वर्तमान में। तो ये हमें डेटा याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र है। और अगर परसेंटेज में देखा जाए सबसे ज़्यादा वन, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो बताएंगे हम लोग मध्य प्रदेश बताएंगे। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो बताएंगे हम लोग मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। कैसे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज संसाधन के बारे में। अब यहाँ पे खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? अब यहाँ पे बताना कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से झारखंड में कौन स्थित है, वो है झरिया। झरिया कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। और किसके लिए फेमस है? ये फेमस है कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए। अब देखो यहाँ पे 60% भाग उत्पादन करता है, यह कोयले का 60% भाग उत्पादन करता है। झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल क्षेत्र में होता है। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर घाटी किसके लिए फेमस है, तो बताएंगे हम लोग कोयला उत्पादन के लिए। या फिर सोन घाटी पूछ लिया जाए या फिर राजमहल क्षेत्र पूछ लिया जाए, तो ये तीनों जो क्षेत्र है ये है कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे पाए गए हैं? राजस्थान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा दल्ली राजहरा। क्या है? दल्ली राजहरा। और भिलाई कहाँ पे है? यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। देखो यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली राजहरा खान से होता है। कौन सी खान से प्राप्त होता है? भिलाई इस्पात जो संयंत्र बनाया गया है, तो वहाँ पे जो दल्ली राजहरा खान है वहीं से सोना, सोना बोल रहे हैं, वहीं से लोहा जो है प्राप्ति होती है। और ये कहाँ पे है? यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और इसकी स्थापना ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में की गई। और उसके बाद एक पॉइंट और देखो दिया गया है कि कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। अब देखो यहाँ से पेपर ऐसे पूछा जाता है कि कोरबा कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे छत्तीसगढ़ में स्थित है। और किस लिए फेमस है, तो क्या बताएंगे? लौह उत्पादन के लिए। किसके लिए? लौह उत्पादन के लिए। और भिलाई कहाँ पे? भिलाई है छत्तीसगढ़ में। और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो बताएंगे रूस के सहयोग से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुंद्रमेखु है। कुंद्रमेखु कहाँ पे है? वह कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी घोड़े के आकार की है? कौन सी पहाड़ी घोड़े के आकार की है? वह कुंद्रमेखु पहाड़ी। क्या? कुंद्रमेखु पहाड़ी जो है वह घोड़े के आकार की पहाड़ी है। और कहाँ पे स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोलार सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? कोलार सोने की खाने स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना राजस्थान में प्रसिद्ध है, वो है तांबा उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? तांबा उत्पादन के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का स्थान है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है चीन का। किसका? प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा के। किसके लिए फेमस है? बालाघाट का जो मलज खंड क्षेत्र है और झुंझुनू का जो खेतड़ी क्षेत्र है वो फेमस है तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। और देखो यहाँ पे झुंझुनू खेतड़ी ये कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। सिंगना क्षेत्र तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश के मलज खंड में भारत के लगभग 70% तांबे का भंडार है। और यहाँ पे देखो मलज खंड कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये जो खेतड़ी है ये है राजस्थान में। उसके बाद एक पॉइंट और देखो यहाँ पे दिया गया है कि तांबा जो है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था तांबा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान है और थर्ड नंबर पे झारखंड। और राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो झरिया झारखंड है यह स्टील के लिए नहीं है, जबकि यह किसके लिए है? ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जमशेदपुर झारखंड में और बनपुर पश्चिम बंगाल और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ये तीनों प्लांट जो यहाँ पे हैं स्टील के लिए फेमस है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग जमशेदपुर को। किसको? जमशेदपुर को। और कहाँ पे है? यह है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत का राजनैतिक भूगोल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट एग्ज़ाम जो होता है, ये सारी सीरीज पेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और उसी के लिए खास करके चलाई जा रही है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांश होता है वो होता है 37 डिग्री एंड 6 नॉर्थ। क्या होता है? जो 37 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश होता है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। नॉर्थ मतलब उत्तरी, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ व्याख्या की गई है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री एंड 6 नॉर्थ है। भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से लगाकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लगाकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। और जो भारत कहाँ पे स्थित है? भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कोरोमंडल किसे कहा जाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो क्षेत्र है, कन्याकुमारी से लगाकर कृष्णा डेल्टा तक का जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। उसके बाद नेक्स्ट है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट जो होता है कृष्णा नदी से लगाकर गोदावरी के डेल्टा तक का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं गोलकुंडा तट। उसके बाद नेक्स्ट है अगला हमारा उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग पर, गोदावरी डेल्टा से जो उत्तरी तटीय भाग का क्षेत्र है उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट, ये पूर्वी वाले थे जो भी हम लोगों ने पढ़ा, और ये कौन से हैं? ये है पश्चिमी तट।
कोंकण तट, गुजरात से गोवा तट का तटीय क्षेत्र। गुजरात से लगाकर गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे बोला जाता है कोंकण तट। क्या बोलते हैं उसे? कोंकण तट। उसके बाद केनरा तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र। गोवा से लगा के कर्नाटक में जो जगह है मंगलुरु, वहाँ तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे बोलते हैं केनरा तट। क्या बोलते हैं? केनरा तट। उसके बाद अगला है मालाबार तट। मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र। जो मंगलुरु से लगाकर कन्याकुमारी तट का जो तटीय क्षेत्र है उसे बोला जाता है मालाबार तट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है वह 82 डिग्री और 30 पूर्वी देशांतर। क्या है? 82 डिग्री और 30 पूर्वी देशांतर को बोला जाता है भारत का मानक याम्योत्तर रेखा, या फिर इसे बोला जा सकता है 82 सही 1/2। ये बोलते हैं हम लोग 82 से 1/2, जिससे भारत का जो है समय निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे देखो 82 एंड जो 30 पूर्वी देशांतर है जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय GMT से 82 डिग्री 30 पूर्वी अक्षांश भारत का समय GMT 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखो भारत का जो मानक समय क्या है कि GMT से 82 डिग्री और 30 अक्षांश को जो पूर्वी भाग है उसको माना गया है। और उसके बाद ये भारत का समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? GMT मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। और ये कहाँ पे है? ये है लंदन में स्थित है। कहाँ पे? लंदन में स्थित है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये? जो भारत में जो है 82 डिग्री 30 अक्षांश की जो पूर्वी रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 से लगाकर 37 डिग्री 6 तक। कितना? 8 डिग्री 4 से लगाकर 37 डिग्री 6 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो अगला पार्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो जलवायु तथा मौसम के बारे में। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें से कि भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु में कहा जाता है, किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? तो जो भारत की जलवायु है वह मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है भारत की जलवायु को। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे कि मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। 100 से 120 दिनों के बीच होता है। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। और देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया गया है कि मानसून का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। जो भारत की मानसूनी जलवायु का प्रभाव है वो 20 डिग्री उत्तर से लगाकर 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। और जो भारत का जो मानसून काल होता है वो कब से कब तक होता है? जून के आरंभ से लगाकर सितंबर तक। कब तक? जून के आरंभ से लगाकर सितंबर तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय के कारण। किसके कारण? हिमालय के कारण। और देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या जो की गई है कि हिमालय मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन पर्वतों के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ अनुभव करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का निम्न में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में क्या है? बहुत ही ज़्यादा विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर, उत्तर पूर्वी अब यहाँ पे देखो फिल करना है, देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें। क्या उत्तर पूर्वी भाग पर जो व्यापारिक पवनें हैं वो क्या करती हैं? हावी रहती हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है व्यापारिक पवनों का। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भाग में। उसके बाद देखो यहाँ पे उसका अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। इसे मानसून का कहा जाता है प्रस्फोट या फिर फटना कहा जाता है। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकलता है। किससे निकलता है? मौसम से निकलता है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मानसून शब्द जो है वो किस भाषा का, तो क्या बताएंगे हम लोग? अरबी भाषा का। किसका है? अरबी भाषा का। और जिसका जो मौसम से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है कि पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार
परिवर्तन होना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण होता है वह होता है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। क्या होता है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? सर्दियों में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ व्याख्या की गई जिसकी वो हम देखते हैं हम लोग। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भूमध्य सागर से आने वाली पछुआ जेट धाराएं दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हिमालय के कुछ भाग पर हिमपात तथा भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। और अगर देख लो पूछ लिया जाए कि किन हवाओं के कारण वर्षा होती है सर्दियों में, तो वो बताएंगे हम लोग पछुआ जेट धाराएं। कौन सी धाराएं? पछुआ जेट धारा जो है वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, जिनकी वजह से सर्दियों में बारिश होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? जो भारत में मानसून के प्रवाह की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। यहाँ पे जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कहाँ से, मतलब उसकी उत्पत्ति होती है, कहाँ शुरुआत होती है इसकी? वो होती है भूमध्य सागर से। कहाँ से? भूमध्य सागर से। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम भारत के भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा करती हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें तेज हवाओं को चलने से गरज के साथ वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए क्या है? बहुत लाभकारी होता है। और इसमें बारिश कैसे होती है? ये होती है गरज के साथ बारिश। अब पेपर में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गरज के साथ इसमें से किसमें से बारिश होती है सबसे ज़्यादा? तो बताएंगे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ में जो है गरज के साथ बारिश होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी ऋतुएं? 3 ऋतुएं। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? रबी, खरीफ, जायद। कौन कौन सी? रबी, खरीफ, जायद की जो है 3 फसलें पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पे 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। अब देखो रबी की फसल में कौन कौन सी आती हैं? रबी की फसल में जो है गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि, ये सब क्या है? ये सब आती है रबी की फसल में। अब पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फिर इनमें से 3 को ये दे देगा ऑप्शन, उसमें से जैसे कि एक दूसरा दे दिया, ज्वार दे दिएगा। इसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है रबी की फसल नहीं है। तो ये सब याद करना है कौन सी रबी की फसल है और कौन सी रबी की फसल नहीं है। देखो रबी की फसल में तो ये हो गए, ये सारे पॉइंट हो गए। अब इसका बुआई कब होती है और इसको कब काटा जाता है, कब इसको लेके आया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो रबी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और कौन कौन सी रबी फसल है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है? ये रबी फसलें हैं। उसके बाद है खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल कब बोई जाती है? देखो जुलाई अगस्त में बोते हैं इसको, जुलाई अगस्त में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाती है। और खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या होता है? ये सब होता है खरीफ की फसल। उसके बाद अगली फसल है जायद की फसल। अगली ऋतु कौन सी है? जायद की फसल में कौन कौन सा होता है? जैसे करेला, ककड़ी, तरबूज आदि, ये सब क्या है? ये सब है जायद की फसल। और ये बोई जाती है मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? जो भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है मौसिनराम मेघालय में। कहाँ पे? मौसिनराम मेघालय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 mm। जिस दिन वर्षा होती है उस दिन को वर्षा का दिन माना जाता है। इसके बाद अगला पार्ट हमारा है टाइम जोन के बारे में। किसके बारे में? टाइम जोन के बारे में। अब देखो यहाँ पे जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना जीएमटी का मतलब क्या होता है? जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या जो की गई है कि जीएमटी का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। एक क्वेश्चन देखो ये बन गया। उसके बाद ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है
जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है, अर्थात जो इंग्लैंड का समय है वही क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। और कहाँ पे स्थित है, शून्य देशांतर पर। कहाँ पे स्थित है, शून्य देशांतर पर स्थित है, ग्रीनविच नामक स्थान पर। कहाँ पे, ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच नाम दे दिया गया। और उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसी देशांतर रेखा को समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। और भारत में 82°30 पूर्वी यामोत्तर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा पर वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना जाता है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य हैं देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। अब ये पांचों स्टेट याद करना है, पेपर में पूछ लिया जाए कि जो भारत का मानक समय है इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरता। कोई 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक दूसरा दे देगा, तो ये सारे जो है ऑप्शन याद करना है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। जो भारत का मानक समय है वो जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 टाइम जोनों में। कितने में, 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इनमें से जो मध्य प्रदेश है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो बन जाएगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बताएंगे 8 राज्यों से। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात से गुजरती है, उसके बाद झारखंड से और मिजोरम से, जबकि असम से नहीं गुजरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। और कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं देखो, 8 राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा राज्य इसमें से नहीं है, तो बिहार राज्य इसमें से नहीं है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। देखो यहाँ पे देखो फिर से 5 राज्य दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये जो 5 राज्य हैं, इन्हीं 5 राज्यों से जो भारत की मानक समय रेखा है इन्हीं से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82°30 ईस्ट, मतलब पूर्वी देशांतर। कितना, 82°30 जो है पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय है। उसके बाद देखो अगला हमारा जो चैप्टर है, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रति 1000 लोगों पर जो जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या होती है उसे जानते हैं हम लोग क्रूड अशोधित जन्म दर के नाम से। किसके नाम से, अशोधित जन्म दर या फिर क्रूड जन्म दर के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी की उपलब्धता जो है वह प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, जबकि शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज, ये क्या है, ये तीनों जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रुग्णता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, जबकि प्रवसन, मृत्यु, जन्म, ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये सारी जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20.09%। कितना, 20.09% 2001 से लगाकर 2011 के बीच में जो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 20.22% प्रतिशत थी, जबकि देश की दशकीय
देखो उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि कितनी थी 20.22%। और उसके बाद जबकि देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की जो है 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि क्या थी, तो क्या बताएंगे हम लोग 17.7%। और अगर उत्तर प्रदेश की पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की थी 20.22%। उसके बाद प्रदेश में पुरुष एवं महिला की 10 की वृद्धि 19.31 और 21.23% रही। कितने परसेंट थी? पुरुषों की जो वृद्धि थी वो थी 19.31% और जो महिलाओं की जो वृद्धि थी वो थी 21.23% उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए तो बताएंगे हम लोग 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई, जबकि नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से प्रारंभ हुई। कब से हुई? अगर पूछ लिया जाए कि नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई, 1881 से प्रारंभ हुई और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में हुई और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि जबकि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद जो 2011 की जनगणना हुई तो क्या बताएंगे हम लोग 7वीं जनगणना थी। और जो है कि शुरू से अगर 1881 से जोड़ा जाए तो कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16%। कितना परसेंट? 16% जो जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश में निवास करती है भारत की जनसंख्या का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20.22%। इसमें से कोई दिया नहीं सही आंसर, जिसका हो जाएगा 20.22%। कितना था? 20.22%। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्तर पर ला देना। इसका सही आंसर हो जाएगा 2045 तक। कब तक? 2045 तक। और ये हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।